अजीत डोभाल ही इन सब के पीछे थे और इन्होंने ही पीडीपी पार्टी बनवाई कश्मीर के अंदर। यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दिया। और अजीत डोभाल की जो वाइफ थी उनको तक नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही हैं वो मिलिटेंट है और वो उनके घर में बैठे हैं। डोभाल जो हैं वो दाऊद इब्राहिम को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो पावर में आ सकें। मोदी जी ने अजीत डोभाल को गुजरात में इनवाइट किया। कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं था अजीत डोभाल से और इसका नुकसान आगे चल के अजीत डोभाल को होता है। अजीत डोभाल आतंकियों को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल पोस्ट पे हैं। दूसरी तरफ उनका बेटा एक पाकिस्तानी के साथ बिजनेस कर रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश को अजीत डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगनी पड़ती है। अजीत डोभाल आरएसएस के एकनाथ रानाडे की ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद केंद्र की मदद से अजीत डोभाल दिल्ली के होटल में छोटा राजन के इन शूटरों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। इसी टाइम पे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे ये सब अजीत डोभाल के साथ में मिलकर सेमिनार करते हैं। देखिए 20 जनवरी 1945 का दिन था और इस दिन उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में जहां मेजर जीएन डोभाल रहते थे इनके घर में अजीत डोभाल जी का जन्म होता है। और अजीत डोभाल के जो फादर थे वो मेजर थे आर्मी में और इनकी जो मदर थी वो यूपी के फॉर्मर सीएम एचएन बहुगुणा की चचेरी बहन थी। अब क्योंकि इनके फादर आर्मी में थे तो आगे चल के उनका ट्रांसफर राजस्थान में हुआ तो अजीत डोभाल जो थे वो भी वहीं अजमेर राजस्थान के इंडियन मिलिट्री बोर्डिंग स्कूल से ही अपनी स्कूलिंग पूरी करते हैं। और फिर इसके बाद ईयर 1967 में इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री ली और उसके अगले ही साल ईयर 1968 में यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट दिया और पहले ही अटेम्प्ट में यूपीएससी क्रैक कर दिया। उस समय ये 22 साल के थे। अब आईपीएस में सिलेक्शन होने के बाद इनकी ट्रेनिंग वगैरह हुई और उसके बाद ये केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में एएसपी बन जाते हैं। अब जब ये एएसपी बने केरला में तो उसके कुछ ही दिन बाद 28 दिसंबर 1971 को एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से अजीत डोभाल बहुत ही कम टाइम में फेमस हो जाते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि केरला की कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के थलासेरा में इस दिन नूर जहां एक होटल था वहां पे फर्स्ट फ्लोर से एक आदमी ने जूता फेंक दिया था और इसको लेकर दो रिलीजियस ग्रुप में लड़ाई हो जाती है। फिर इस एरिया की सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, लूटपाट शुरू हो जाती है। दोनों ग्रुप्स ने एक दूसरे की दुकानें जलाना, सामान लूटना शुरू कर दिया था। बात इतनी बढ़ गई थी कि इस एरिया में पुलिस तक जाने से डर गई थी। अब ऐसे में उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और कांग्रेस के जो होम मिनिस्टर थे के करुणाकरन, इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। तो ये एक ऐसे ऑफिसर को ढूंढ रहे थे जो इस एरिया में जाने से ना डरे, निडर हो और कैसे भी करके इन दंगों को रोक दे। तो उस टाइम पे जो सीनियर ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि एक नया ऑफिसर आया, वो बहुत ही शार्प माइंडेड है और निडर है, तो वो इस काम के लिए सही रहेगा। तो जो सीनियर थे उन्होंने अजीत डोभाल का नाम सजेस्ट किया। तो इस सारे सीनियर ऑफिसर्स की बात मानते हुए के करुणाकरन जो थे इन दंगों को रोकने की जो जिम्मेदारी थी वो अजीत डोभाल को दे देते हैं। और अजीत डोभाल इंस्ट्रक्शन मिलते ही 2 जनवरी 1972 को इस एरिया में पहुंच जाते हैं और जहां पहले ऑफिसर जो थे जो जाने में डर रहे थे, अजीत डोभाल पूरे एरिया में घूमने लगते हैं। अजीत डोभाल पूरे एरिया में घूम घूम के छोटी से छोटी जो डिटेल्स थी उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अजीत डोभाल ने डायरेक्ट फोर्सेस का यूज करने की बजाय स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस गैदरिंग टेक्निक का यूज किया। इन्होंने सिर्फ उन्हीं एरियाज में हैवी पुलिस डिप्लॉय की जहां से सारा का सारा ये जो दंगे हो रहे थे उनका कोऑर्डिनेशन चल रहा था। और ये करने के बाद इन्होंने लाठी डंडों का यूज करे बिना इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो दोनों ग्रुप्स के जो लीडर थे, जो लीड कर रहे थे इस पूरे दंगों को, उनको आइडेंटिफाई किया और फिर खुद जाके उन लीडर से बात करी, नेगोशिएशन स्टार्ट करवाया। और इनसे बात करने के बाद इनको मेन रीजन समझ में आया कि लोग जो उनका सामान लूटा गया उसको लेके बहुत ज्यादा गुस्सा है। और इसके बाद अजीत डोभाल ने क्या किया, ये सारा सामान ढूंढने के बाद दोनों ग्रुप्स के जो सामान थे वो एक दूसरे के वापस करवाए। और ये जो दंगे थे जो इतने दिन से चल रहे थे इनको एक ही वीक में बिना किसी वायलेंस के खत्म कर दिया। फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अलेक्जेंडर जेकब ने इन दंगों पे रिपोर्ट बनाई थी और जब ये रिपोर्ट वापस आई तो अजीत डोभाल की जो स्ट्रेटेजी थी उसकी काफी तारीफ हुई और ये काफी फेमस भी हुए। उस टाइम पे दिल्ली तक इनके बारे में बात स्टार्ट हो गई थी। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी जी जो थी वो पीएम थी। तो कुछ ही महीनों में अजीत डोभाल को केरला स्टेट से निकाल के दिल्ली बुला लिया जाता है और मिड 1972 में ही इनको इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्ट ऑपरेशन विंग में ऐड कर दिया जाता है ताकि ये पूरे इंडिया के जो ऑपरेशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सके। और यहीं से अजीत डोभाल जो हैं वो जासूसी दुनिया के अंदर एंट्री मारते हैं। और सेम ईयर में अजीत डोभाल शादी भी करते हैं और आगे चल के इनके दो बेटे होते हैं, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। अभी ये जो दोनों बेटे हैं इनकी भी स्टोरी भी आएगी आगे। तो अब इधर दिल्ली के अंदर अजीत डोभाल अपने आईबी के जो ऑपरेशन थे उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिजोरम को लेकर इंदिरा गांधी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस समय मिजोरम जो था वो असम का ही पार्ट था, वो अलग स्टेट नहीं था। तो मिजोरम का जो एरिया था वहां पे सूखा पड़ने की
वजह से लोग 1.5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मांग रहे थे और ना मिलने पर एक लाल डेंगा नाम का आदमी था, उसने मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट MNFF बनाया और फिर आगे चल के इसका नाम मिजो नेशनल फ्रंट MNF कर दिया। तो ये जो लाल डेंगा था, जो मिजो पॉपुलेशन थी वहां की, उनके मुद्दों को लेकर सरकार को घेरता था और उनकी आवाज उठाता था। अब मिजोरम असम का हिस्सा था और असम के अंदर यह कर दिया गया था कि जिसको असमिया लैंग्वेज आती होगी उसको ही गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो इसको लेके मिजो नेशनल फ्रंट MNF, ये जिसको लाल डेंगा चला रहा था, ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता और आम जनता जो थी वो भी बहुत ज्यादा इनके सपोर्ट में आ जाती है और हालत तब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब असम राइफल जो रेजिमेंट थी, जिसमें मिजो पॉपुलेशन जो थी वो मेजोरिटी में थी, उनकी 2 बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब जब ये 2 बटालियन डिसमिस कर दी जाती हैं तो जो सोल्जर्स थे इस बटालियन के, वो अपने मिजो एरिया में वापस आते हैं, बहुत गुस्से में थे और इनमें से भी 7 मेन कमांडर थे जिनकी जॉब गई थी, वो वापस आके लाल डेंगा जो था वो उसके साथ जाके मिल जाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नाइंसाफी कर रही है और अब हम लोगों को हथियार उठाने पड़ेंगे। अब यहां से लाल डेंगा और जो उसकी MNF थी वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, प्लस गवर्नमेंट के खिलाफ ये लोग मिलकर वायलेंस स्टार्ट कर देते हैं। मिजोरम को इंडिया से अलग करने की बातें स्टार्ट हो जाती है। इनफैक्ट BSF जो था उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लोग और इंडियन फ्लैग को हटा के अपना फ्लैग लगा देते हैं और मिजोरम को एक। अब गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट MNF को बहुत ज्यादा था और जो 7 कमांडर थे इनको भी बहुत ज्यादा था। अब इंडियन गवर्नमेंट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा था कि जो लोकल पॉपुलेशन थी उनका सपोर्ट इस MNF, ये जो लाल डेंगा वाला MNF था, इनको बहुत ज्यादा था और अगर वो कोई मिलिट्री एक्शन भी लेते थे तो वो बैकफायर करता था इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन गई थी और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से निपटने के लिए अजीत डोभाल को मिजोरम के अंदर भेजा जाता। IB के एक फॉर्मर डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि अजीत डोभाल को भेजा नहीं गया था, बल्कि उन्होंने खुद से कहा था कि मुझे भेजो वहां पे, मैं सारी चीजें वहां पे सही कर दूंगा। तो फिर इससे निपटने के लिए अजीत डोभाल को IB की लोकल यूनिट सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो SIB का हेड बना के भेजा जाता है मिजोरम के अंदर। अब अजीत डोभाल जो थे वो मिजोरम में पहुंचने के 1 वीक के अंदर ही सारी छोटी से छोटी डिटेल्स इकट्ठी करना स्टार्ट कर देते हैं और इनको ये पता चलता है कि ये जो लाल डेंगा है इसकी सारी की सारी पावर इन 7 कमांडर की वजह से ही है और ये जो 7 कमांडर है और जो लाल डेंगा है इनके आपस में कुछ बन नहीं रही है, इनका कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा है। और ये जो 7 कमांडर थे इन्होंने अपना जो बेस बना रखा था वो म्यांमार की पहाड़ियों पर बना रखा था। तो अब यहां से अजीत डोभाल क्या करते हैं, वो एक स्पाई एजेंट बन के इन पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं। अब धीरे धीरे ये जो 7 कमांडर थे इनसे बात करना स्टार्ट करते हैं, इनका ट्रस्ट जीत लेते हैं और बहुत ही कम टाइम में इनके ड्रिंकिंग पार्टनर बन जाते हैं और रोज दारू वगैरह पीना स्टार्ट कर देते हैं इनके साथ। इनफैक्ट एक दिन इन 7 को अपने घर पे बुला के पोर्क खिला के एक पार्टी भी दी थी अजीत डोभाल ने और अजीत डोभाल की जो वाइफ थी उनको तक नहीं पता था कि जिनके लिए वो खाना बना रही हैं वो मिलिटेंट है और वो उनके घर में बैठे हुए हैं। अब अजीत डोभाल जब पूरी तरीके से इन कमांडर्स का ट्रस्ट जीत लेते हैं तो इनको समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम कैसे भी करके इंडिया के साथ आ जाओ और अगर तुम इंडिया से मिल जाओगे तो मिजोरम को एक अलग से तो स्टेट बना ही दिया जाएगा, आप लोगों को मंत्री की जो पोजीशन है वो भी दे दी जाएगी और ये जो छोटे मोटे इशू हैं आम जनता के वो भी रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। और अगर ये सारी चीजें नहीं भी मानते हो तो इसमें आपका नुकसान है, इंडियन आर्मी एक ना एक दिन इसमें घुसेगी और ये सारी चीजें खत्म करेगी और आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। तो इस तरीके से ईयर 1972 से लेकर 1974 तक कॉन्टिन्यूअस अजीत डोभाल इन लोगों को समझाते हैं और 7 में से 6 कमांडर जो थे उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। और जैसे ये 7 में से 6 कमांडर इंडिया की तरफ मिल जाते हैं तो लाल डेंगा बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है और उसको मजबूरी में इंडियन गवर्नमेंट के साथ पीस टॉक स्टार्ट करनी पड़ती है। साइकेत दत्ता एक जर्नलिस्ट थे, इन्होंने जब लाल डेंगा का इंटरव्यू लिया तो लाल डेंगा ने खुद ऑन रिकॉर्ड बोला कि ये जो अजीत डोभाल है ये मेरे 6 कमांडर ले गया था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। और फिर इसके बाद मिजोरम एक अलग स्टेट बनता है और लाल डेंगा इसके CM बनते हैं और इसका क्रेडिट भी अजीत डोभाल को जाता है। अब इधर अजीत डोभाल मिजोरम में थे और सेम टाइम पे सिक्किम जो कि एक प्रिंसली स्टेट था और वहां का जो राजा था पालदेन नमग्याल वो यूएस के एक हनी ट्रैप में फंस जाता है। यूएस की एक CIA एजेंट थी होप क्रूक, इससे शादी कर लेता है और होप क्रूक जो कि एक यूएस की CIA एजेंट थी वो सिक्किम की रानी बन जाती है और सिक्किम यूएस के इंस्ट्रक्शन पे चलने लगता है जिससे यूएस के इंटरेस्ट पूरे होते थे। अब इससे निपटने के लिए इंदिरा गांधी RNAW के हेड RN काओ से बात करती हैं और उनको सिक्किम भेजती हैं। RN काओ जो थे वो एक प्लान बनाते हैं जिसमें यह था कि ये लोग सिक्किम की जो लोकल पार्टियां हैं, छोटी छोटी लोकल पार्टियां हैं, उनको सपोर्ट करेंगे, उनको बड़ा बनाएंगे और उनको राजा के खिलाफ कर देंगे और जब राजा वीक होगा और उसको आम जनता का सपोर्ट नहीं होगा तो उसको हटाया जाएगा, वरना अभी अगर कुछ करेंगे तो आम जनता भड़क जाएगी और इंडिया के अगेंस्ट में जाएगी वो चीज। अब सिक्किम की ये जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां थी जिनको सपोर्ट करके राजा के खिलाफ करना था और आम जनता का सपोर्ट लेना था, ये टास्क जो था वो अजीत डोभाल को दिया गया और अजीत डोभाल ये टास्क मिलते ही एक प्लान बनाते हैं और वो क्या करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की एक सिक्किम की लोकल यूनिट सिक्किम नेशनल कांग्रेस थी, इसके एक लीडर थे काजी डोरजी, इससे बात करके इसको सेट कर देते हैं और सारी चीजें एज पर प्लान कर ली जाती हैं और बहुत ही कम टाइम में जो लोकल जनता थी वो
वो सिक्किम नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे काजी, इसके सपोर्ट में बहुत ही कम टाइम में आ जाती हैं। अब काजी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एस्टेब्लिश करने के लिए, बड़ा बनाने के लिए, लोगों का सपोर्ट के लिए जो भी पैसा था, हर तरीके का जो सपोर्ट था वो अजीत डोभाल ने काजी को दिया और इन सब की मदद से काजी आम जनता को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाता है और राजा के ऊपर प्रेशर बना के सिक्किम में इलेक्शन करवा लेता है और इसके साथ साथ इलेक्शन जीत के सिक्किम का पीएम भी बन जाता है। पीएम इसलिए बनता है कि उस पर्टिकुलर टाइम तक सिक्किम जो था वो इंडिया से उसका मर्जर नहीं हुआ था। अब एज पर प्लान काजी सिक्किम का पीएम बनने के कुछ ही दिन बाद इंदिरा गांधी को लेटर लिखता है और मदद मांगता है कि सिक्किम के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं और राजा अपनी मनमानी करके लोगों के अधिकार छीन रहा है, उनका नुकसान कर रहा है। और फिर इधर से इंदिरा गांधी मिलिट्री भेजती हैं और राजा और उसके पूरे पैलेस को सीज कर दिया जाता है। और फिर जब सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं तो इसके बाद सिक्किम में रेफरेंडम कराया जाता है जिसमें इंडिया के सपोर्ट में 97% लोग वोट करते हैं और सिक्किम कॉन्स्टिट्यूशन के 36th अमेंडमेंट से 16 मई 1975 को इंडिया का एक स्टेट बन जाता है सिक्किम। और जैसा वादा किया गया था, काजी डोरजी जो थे वो सीएम बनते हैं सिक्किम के। अब ये सारी सिचुएशन यूएस के हाथ से निकल जाती है और सारी चीजें इंडिया के कंट्रोल में आ जाती हैं। तो ये जो सीआई एजेंट थी ये राजा को तलाक देके वापस यूएस चली जाती है। अब ये जो काम किए थे अजीत डोभाल ने मिजोरम और सिक्किम के अंदर बैक टू बैक, इसको लेके इनको प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया जाता है जो कि जनरली 14 साल की सर्विस में दिया जाता है। लेकिन अजीत डोभाल ने ऐसा काम किया था कि इनके लिए एक एक्सेप्शन किया गया और 7 साल के अंदर ही ये अवार्ड इनको दे दिया जाता है। और इन दोनों इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल जो था वो एक बहुत बड़ा नाम बन गया था और बहुत ही कम टाइम में अजीत डोभाल इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में एक की प्लेयर बन गए थे। अब मिजोरम और सिक्किम में जो हुआ था इसके बाद कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है जिसकी वजह से अजीत डोभाल को पाकिस्तान जाना पड़ता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस टाइम पे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब इसको देख के पाकिस्तान जो था वो फ्रांस और चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अपना काम स्टार्ट करता है। लेकिन फ्रांस जो था उसको थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहा है, तो फ्रांस पीछे हट जाता है। लेकिन चाइना पीछे नहीं हटता है और इसी टाइम पे पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे वो बैक टू बैक न्यूक्लियर टेस्ट के रिगार्डिंग नॉर्थ कोरिया भी जानने लगे थे। तो इसके बारे में जब इंदिरा गांधी जी को पता चलता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग कर रहा है तो इंदिरा गांधी ने आरएनएडब्ल्यू और आईबी की टीम को बुला के टास्क दिया कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है इसका पता लगा के कैसे भी करके इसको रोको। और फिर इसके बाद बिना टाइम खराब करे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी ये अपने सीक्रेट एजेंट्स को पाकिस्तान और चाइना भेजना स्टार्ट कर देती हैं। उस टाइम पे एजेंट्स को जब भेजा जाता था तो उनको इंडियन एम्बेसी में वैकेंसी दिखा के बुलाया जाता था। तो अजीत डोभाल जो थे उनको भी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी बना के पाकिस्तान में भेजा गया था। अजीत डोभाल पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 7 साल रहे थे जिसमें से कुछ टाइम इन्होंने स्पाई बन के इंटेल भी निकाले। जैसे पाकिस्तान के कहूटा की जो लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था तो उस एरिया में ये बेगर बन के घूमते थे। जो हमारी आरएनएडब्ल्यू वाली वीडियो थी जिसमें हमने बार्बर शॉप से बाल उठा के इंडिया भेजने वाला इंसिडेंट बताया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्ट लैब में जो अपना बंदा प्लांट कर दिया था जो पैसे मांग रहा था, तो इन सारे इंसिडेंट में अजीत डोभाल भी इन्वॉल्व थे आरएनएडब्ल्यू के साथ। जितने टाइम अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे बहुत सारे ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प हुई और इस पूरे टाइम जब ये पाकिस्तान में रहे तो ये 2 बार पकड़े भी गए थे। एक बार ये इस्लामाबाद की फेमस औलिया की जो मजार थी वहां जा रहे थे तो एक आदमी ने रोक के इनके कान की पियर्सिंग को लेके पूछा था। दूसरा लाहौर में कवाली सुनते टाइम एक आदमी ने इनको बोला था कि तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। तो ये 2 इंसिडेंट हुए थे और बाकी टाइम ये बैक टू बैक अपने इंटेल प्रोवाइड करते थे। अब इसके बाद इंडिया के अंदर भी बहुत सारी उथल पुथल चल रही थी। भिंडर वाले इंसिडेंट को लेके ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका था और जिस तरीके से गोल्डन टेंपल का नुकसान हुआ था इसको लेके सिख कम्युनिटी बहुत ज्यादा गुस्से में थी। गवर्नमेंट बैकफुट पे थी। इंदिरा गांधी जी की जान जा चुकी थी और इससे पहले की गवर्नमेंट को समझ पाती कुछ ही टाइम बाद ईयर 1988 में दोबारा से सेम इंसिडेंट होता है जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार के टाइम पे हुआ था कि मिलिटेंट्स गोल्डन टेंपल के अंदर पहुंच गए थे। ठीक वैसे ही दोबारा ईयर 1988 में खालिस्तानी कमांडो फोर्स, भिंडर वाले टाइगर फोर्स ऑफ खालिस्तान, बब्बर खालसा के मिलिटेंट गोल्डन टेंपल के रूम नंबर 14 में आके बैठ गए थे। और इस बार मिलिटेंट्स को पता था कि गवर्नमेंट अंदर घुस के ऑपरेशन नहीं कर सकती क्योंकि इससे पहले जो उसने ऑपरेशन किया था उसको लेके उसको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ा था। तो इस टाइम पे राजीव गांधी पीएम थे, वो दोबारा से कोई भी गलती नहीं करना चाहते थे और उन्होंने कहा कि जो मिलिटेंट्स टेंपल के अंदर घुस गए, इसी टाइम पे अजीत डोभाल जो थे वो पाकिस्तान में थे और वो सारे इंटेल जो पंजाब से रिलेटेड थे वो बैक टू बैक पंजाब में जो एजेंसीज लगी हुई थी उनको भेज रहे थे। तो फिर जब ये डिसाइड होता है कि यहाँ पे इन लोगों को निकालना है, एक ऑपरेशन करना है, तो अजीत डोभाल को वापस बुलाया जाता है और ये जो पूरा ऑपरेशन था इसका हेड केपीएस गिल और अजीत डोभाल को बनाया जाता है और इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम दिया जाता है। गोल्डन टेंपल के चारों तरफ जो सीआरपीएफ थी उन्होंने घेर रखा था, पोजीशन ले रखी। क्या करते हैं, एक रिक्शे वाले का गेटअप लेके गोल्डन टेंपल के आसपास घूमने लगते हैं। बैक टू बैक जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है गोल्डन टेंपल के पास में जाके वो सारी लेते रहते हैं। अब इसके कुछ दिन बाद अजीत डोभाल
डिसाइड करते हैं कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाए बिना ये जो ऑपरेशन है, ये जो डिफिकल्ट ऑपरेशन है, इसको पूरा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अंदर जाए बिना, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करे बिना ये ऑपरेशन पूरा नहीं हो सकता। अब क्योंकि वो पाकिस्तान में पहले से ही रह चुके थे, उनकी उर्दू बहुत अच्छी थी, वहां का लहजा बहुत अच्छा था, तो वो अंदर जाते हैं, मिलिटेंट से जाके बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उनको पाकिस्तान की आईएसआई ने भेजा है उनकी मदद करने के लिए। कई सारी चीजों पे मल्टीपल बात करने के बाद वो मिलिटेंट्स को कन्विंस कर लेते हैं कि वो पाकिस्तान से ही हैं, और अंदर जाने के बाद वो उल्टा मिलिटेंट्स को बताते हैं कि इस पोजीशन पे ऑफिसर्स खड़े हैं और इस बार गवर्नमेंट बुरी तरीके से डरी हुई है और इस बार ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सारी डिटेल जब उनको पता चल रही थी मिलिटेंट्स को, तो वो बहुत खुश होते हैं कि इसी बहाने उनको गोल्डन टेम्पल के बाहर की इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो ये सारी चीजें करके अजीत डोभाल जो थे वो गोल्डन टेम्पल के अंदर और बाहर आना जाना स्टार्ट कर देते हैं, और मिलिटेंट्स को भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनको लगता था कि ये जो आदमी है यानी कि अजीत डोभाल, ये बाहर की इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहे हैं जिससे उनकी मदद होगी और उनका ऑपरेशन और अच्छे से होगा। अब इसके बाद अजीत डोभाल ने जब सारी पोजीशंस और डिटेल्स अंदर की इकट्ठी कर ली, उसके बाद वो एनएसजी कमांडो को बुलाने के लिए कहते हैं, और सेम डे रात में ही IL-76 प्लेन से एनएसजी कमांडो को बुला लिया जाता है और पुलिस की वर्दी में बुलाया जाता है, और जो सीआरपीएफ पहले से खड़ी थी उनको रिप्लेस करके उनकी जगह एनएसजी कमांडो आ जाते हैं। अब इसके बाद अजीत डोभाल एनएसजी की जो टीम थी उनको बता दे कि अंदर मिलिटेंट किस लोकेशन पे हैं, कितने हैं, कौन उनमें से लीडर है, प्लान क्या है, सारी चीजें समझा देते हैं। और इसके साथ साथ अजीत डोभाल एक चीज और करते हैं कि अंदर गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो वो पानी, फूड, इलेक्ट्रिसिटी इसको काट देते हैं, और प्लान ये बनाया जाता है कि जब मिलिटेंट्स पानी पीने के बहाने बाहर आएंगे तब उनको निशाना बना के मार दिया जाएगा। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो 15 मई को मिलिटेंट्स का टॉप कमांडर जागीर सिंह पानी पीने के लिए बाहर निकलता है, और जैसे ही वो बाहर निकलता है वहीं पे स्नाइपर उसको गोली मार देते हैं। तो जिस तरीके से पीने के लिए पानी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गर्मी बहुत थी और बहुत ज्यादा दिन हो गए थे, इनफैक्ट उनका जो लीडर था उसको भी मार दिया गया था, तो अंदर जो मिलिटेंट्स थे उनका जो मोराल था वो टूट गया था। दूसरी तरफ अजीत डोभाल जो थे वो अंदर भी जा रहे थे और बाहर भी आ रहे थे, तो अंदर जाके उन्होंने मिलिटेंट्स को समझाया कि इस पर्टिकुलर टाइम पे सरेंडर करना सबसे बढ़िया डिसीजन रहेगा, बाकी सरेंडर करने के बाद हम आगे का भी नेक्स्ट प्लान बना सकते हैं। मल्टीपल डिस्कशन के बाद अजीत डोभाल इन सारे मिलिटेंट्स को सरेंडर करने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, और फिर 18 मई को सारे जो मिलिटेंट्स थे वो सरेंडर कर देते हैं। बिना हथियार के इतने लोगों को सरेंडर करवाना ये कोई आसान नहीं था, और गलती से भी अगर थोड़ा सा भी शक हो जाता अंदर जब जा रहे थे अजीत डोभाल, तो उनकी जान जाना तय था। लेकिन इतना बड़ा रिस्क लेके पूरे ऑपरेशन को अच्छे से करने के लिए अजीत डोभाल की बहुत तारीफ होती है। तो ये जो ऑपरेशन था इसको खत्म होने के बाद अजीत डोभाल जो थे वो ईयर 1992 में लंदन की एम्बेसी में भेज दिया जाता है उनको, और कई सालों तक अजीत डोभाल वहीं पे ही रहकर अलग अलग ऑपरेशन में हेल्प करते हैं इंडिया की। और इधर इंडिया के अंदर ईयर 1998 में इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है, और इसके एक साल बाद यानी कि ईयर 24 दिसंबर 1999 में इंडियन एयरलाइन का प्लेन IC-814 नेपाल एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट जा रहा था। करीब 170 से 180 पैसेंजर थे, और जैसे ही ये प्लेन इंडियन एयर स्पेस में पहुंचता है तो एक आतंकी ग्रुप था हरकत उल मुजाहिदीन, इसके 5 पाकिस्तानी आतंकी एयरप्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। अब हाईजैक करने के बाद एग्जैक्टली कहां ले जाना था ये तो उस पर्टिकुलर टाइम पे क्लियर नहीं था, लेकिन ये जो प्लेन का पायलट था इसको पाकिस्तान की तरफ मोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन पायलट जो था वो कहता है कि इतना फ्यूल ही नहीं है। तो ये लोग थोड़ी देर तक डिस्कस करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि पहले इस प्लेन को अमृतसर में लैंड करा के फ्यूल भरवा लिया जाएगा, उसके बाद जाया जाता है, क्योंकि पैसेंजर तो इन्हीं के पास में थे, तो ये बहुत कॉन्फिडेंट थे कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी। तो एज पर प्लान ये लोग अमृतसर में ये प्लेन को उतार देते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगने लगता है और इनको शक भी होता है कि इंडियन गवर्नमेंट शायद कुछ प्लान कर रही है। फिर अमृतसर से ये प्लेन उड़ा के पाकिस्तान में लैंड करवाते हैं, फिर वहां की गवर्नमेंट जब नहीं मानती है तो दुबई में लैंड करवाते हैं, फिर वहां से रिफ्यूल करवा के 25 दिसंबर 1999 को अफगानिस्तान के कांधार में उतार देते हैं। अब इंडिया को जब इसके बारे में पता चलता है तो इंडियन एम्बेसी के एक ऑफिसर जो कि इस्लामाबाद में पोस्टेड थे, AR घनश्याम, इंडियन गवर्नमेंट इनको कांधार में भेज के वहां की गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके इस हाईजैक की डिटेल्स पता लगाने को कहती है कि प्लेन कहां पे लैंड है, इनकी डिमांड क्या है, ये सारी चीजें पता करने को कहती है। और ये जो आतंकी थे ये AR घनश्याम से बोलते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट को बोल दो कि एक टीम बना के हमारे पास भेजें जिससे हम अपनी डिमांड जो है वो सारी चीजें डिस्कस कर सकें। तो ये AR घनश्याम जब ये सारी चीजें इंडियन गवर्नमेंट को बताते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट बिना टाइम गवाए 7 नेगोशिएटर मेंबर की एक टीम बना के कांधार भेज देती है, और इस टीम में जानबूझ के अजीत डोभाल को रखा जाता है। एक तो ये रीजन था कि ईयर 1971 से लेके 1999 के बीच में 15 से ज्यादा हाईजैकिंग में जो नेगोशिएटर का काम था वो अजीत डोभाल ने किया था। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट को इनके ऊपर बहुत ज्यादा
भरोसा था कि इस सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से संभाल लेंगे। अब ये टीम कांधार पहुंचती है और अजीत डोभाल नेगोशिएशन करना स्टार्ट करते हैं। आतंकी बार बार अपनी डिमांड चेंज कर रहे थे, तो पहले तो अजीत डोभाल कहते हैं कि आप एक डिमांड पर टिके रहिए वरना ऐसे तो सिचुएशन खराब हो जाएगी। तो इसके बाद आतंकी एक पेपर पे लिख के अपनी सारी डिमांड प्लेन से बाहर फेंक देते हैं। उस पेपर के ऊपर लिखा था कि इंडिया की जेल में जो उनके 36 आतंकी हैं उनको छोड़ दिया जाए, साथ में $200 मिलियन भी दिया जाए। अब शुरू में तो मना कर दिया जाता है कि डिमांड नहीं पूरी करी जाएगी, लेकिन दिक्कत यह थी कि इंडिया के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा था। पैसेंजर्स की जो फैमिली थी और मीडिया जो था वो चारों तरफ से गवर्नमेंट को घेर रही थी। ऊपर से अगर गवर्नमेंट कुछ प्लान भी करती किसी ऑपरेशन को लेके तो पाकिस्तान का एयर स्पेस को यूज करके वहां पे ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता और पाकिस्तान के ऊपर इंडिया को भरोसा नहीं था। अफगानिस्तान के भी लोग मिले हुए थे, तो कुछ भी अगर ये प्लान करते तो सारी की सारी डिटेल जो थी इन हाईजैकर्स के पास पहुंच जाती। और अगर उसके बाद भी अगर ऑपरेशन कुछ प्लान करते उनको हटाने का, तो ये भी बहुत ज्यादा चांसेस था कि पूरे के पूरे प्लेन को ही उड़ा देते और सारे के सारे पैसेंजर थे उनकी जान चली जाती। तो ऑपरेशन करने की तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। तो जैसे तैसे करके अजीत डोभाल इनसे मल्टीपल डिस्कशन करते हैं और इनको एग्री करवा लेते हैं कि 36 तो नहीं लेकिन 3 आतंकी को छोड़ दिया जाएगा। और आतंकी जो था इनसे बात करने के बाद मान भी जाते हैं। तो फिर इसके बाद अजीत डोभाल तीनों आतंकियों को देख के पैसेंजर छुड़वा तो लेते हैं, लेकिन इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। अब इस इंसिडेंट के बाद अजीत डोभाल ने ऐसे इंसिडेंट से निपटने के लिए नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया। नेशनल सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए अलग अलग स्टेप्स उठाए, जिसमें से मल्टी एजेंसी सेंटर MAC और ज्वाइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस JTFI ये सब बनाना स्टार्ट किया। अब ये सारी चीजें चल तो रही थी, लेकिन ईयर 1998 में जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी ये डिस्कशन स्टार्ट हो गए थे कि अजीत डोभाल बीजेपी के होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी के बहुत क्लोज हैं और उस टाइम पे LK आडवाणी जी ने अजीत डोभाल की रिपोर्टिंग डायरेक्टली अपने पास कर ली थी। और ये क्लोजनेस देख के बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स थे और ऑपोजिशन लीडर जो थे वो अजीत डोभाल से इतना ज्यादा खुश नहीं थे। इनफैक्ट इसी टाइम पे RNAW के चीफ का सिलेक्शन होना था, जिसके लिए अजीत डोभाल से ज्यादा एक्सपीरियंस और सीनियर ऑफिसर जो थे वो लाइन में थे, लेकिन उसके बाद भी RNAW की चीफ की पोजीशन के लिए अजीत डोभाल का नाम सबसे आगे रिकमेंड किया गया था और इनका चीफ बनना तय था। लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रिजेश मिश्रा इनके रिकमेंडेशन की वजह से इस चीज को रोक दिया जाता है और अजीत डोभाल नहीं बन पाते। और सिर्फ इतना ही नहीं था, इस टाइम पे एक दो चीजें और ऐसी होती है जिसकी वजह से कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं था अजीत डोभाल से, और इसका नुकसान आगे चल के अजीत डोभाल को होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि कश्मीर में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टी थी उस टाइम पे, शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद सईद की डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो उसी टाइम पे कांग्रेस भी अपनी प्रेजेंस जो थी वो कश्मीर के अंदर चाहती थी ताकि कश्मीर से वो एकदम अलग ना हो जाए। नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कांग्रेस का कश्मीर में जीतना बहुत ही मुश्किल था। तो कांग्रेस ने मुफ्ती मोहम्मद सईद को अपनी तरफ कर लिया, कांग्रेस की स्टेट यूनिट का प्रेसिडेंट भी बना दिया और फिर आगे चल के कैबिनेट मिनिस्टर की भी पोजीशन दी। और साथ में आगे चल के अगर कांग्रेस जीतती है तो कश्मीर का CM बनाने का भी वादा किया मुफ्ती से। तो इन सब चीजों की वजह से जो मुफ्ती थे वो कांग्रेस में आ गए थे और इनकी जो पार्टी थी वो भी कांग्रेस में मर्ज हो गई थी। कांग्रेस ने मुफ्ती को काम दिया था कि कैसे भी करके कश्मीर में कांग्रेस को स्ट्रांग करो, ताकि कांग्रेस पावर में आएगी तभी उनको CM बनाया जाएगा। और मुफ्ती जो थे वो कांग्रेस को स्ट्रांग करने का काम अपना शुरू कर देते हैं कश्मीर के अंदर। अब ये बातें तो हो गई थी कि ये कांग्रेस जीतेगी फिर ये CM बनेंगे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा था। तो इसी बीच में कांग्रेस क्या करती है कि कश्मीर में अपनी प्रेजेंस के लिए शेख अब्दुल्ला से हाथ मिला लेती है और इलेक्शन लड़ने लगती है उसके साथ मिलकर। तो इस चीज से मुफ्ती बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो अजीत डोभाल को मल्टीपल टाइम कश्मीर में भेजा जाता है। अजीत डोभाल ने मुफ्ती से मल्टीपल मीटिंग की और मुफ्ती से बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी अजीत डोभाल की। इनकी दोस्ती के थोड़े टाइम बाद ही मुफ्ती जो थे वो कांग्रेस के लॉन्ग टर्म विजन पे लात मार के कांग्रेस को छोड़ देते हैं और जन मोर्चा ज्वाइन कर लेते हैं। और जन मोर्चा से इन्हें कैबिनेट की पोजीशन भी ऑफर हो जाती है। और फिर आगे चल के मुफ्ती यहां से भी हटके PDP भी बना देते हैं, जिससे कश्मीर की पूरी पॉलिटिकल इक्वेशन जो होती है वो चेंज हो जाती है और कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आती ये चीज। तो यही सारे रीजन थे जिसकी वजह से अजीत डोभाल से कांग्रेस खुश नहीं थी। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ IB एंड फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ RNAW ने अपनी बुक में भी ये चीज मेंशन की है कि अजीत डोभाल ही इन सबके पीछे थे और इन्होंने ही PDP पार्टी बनवाई कश्मीर के अंदर। Ajit gradually drifted away to the other side, to Mufti Saab. Then the story, as one of the stories attributed to him, is that he played a role in creating the PDP. तो इधर कश्मीर में सारी चीजें चल रही थी, दूसरी तरफ IB का नया डायरेक्टर बनाया जाना था क्योंकि जो पहले था उसका टेन्योर खत्म हो रहा था और अजीत डोभाल का IB का नया डायरेक्टर बनना तय था क्योंकि सीनियोरिटी के हिसाब से भी देखा जाता तो अजीत डोभाल ही बनते। लेकिन होता क्या है कि 31 जुलाई 2004 को कांग्रेस की सरकार बन जाती है। अब कांग्रेस को अजीत डोभाल को IB का नया डायरेक्टर तो बनाना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस ने जो 2 साल का टेन्योर होता था उसको कम करके 8 महीने का कर दिया था। और फिर इसके बाद आगे चल के 2005 में अजीत डोभाल जो है वो रिटायरमेंट ले लेते हैं और अजीत डोभाल जी के जाने के बाद जो नया IB डायरेक्टर बनाया गया
ESL नरसिम्हन, उनका जो टेन्योर था वो पूरा 2 साल का ही रखा गया, उनका कम नहीं किया गया। तो इस चीज के भी एलिगेशन कांग्रेस के ऊपर लगे कि जानबूझ के कांग्रेस ने अजीत डोभाल का टेन्योर 2 साल से कम करके 8 महीने का कर दिया था। लेकिन अजीत डोभाल जो थे वो देश के बाहर तो दिमाग लगा ही रहे थे, देश के अंदर भी उससे ज्यादा दिमाग लगा रहे थे। और फिर आगे चल के कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से वो दोबारा पावर में आए। तो देखिए, अजीत डोभाल रिटायर तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी इनके पास जो इतने सालों का एक्सपीरियंस और स्किल्स थी उसका यूज करके ही अपनी पर्सनल कैपेसिटी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रहे थे। अब जिस ईयर ये रिटायर हुए थे, सेम ईयर 2005 में दाऊद इब्राहिम की बेटी महरुख की शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर जावेद मियां दाद के बेटे जुनैद से 9 जुलाई को मक्का में होनी थी और उसका जो रिसेप्शन था 23 जुलाई को दुबई के ग्रैंड हयात में रखा गया था। अब ये चीज डोभाल को पता चल जाती है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन में दाऊद इब्राहिम आने वाला है। ये ऐसा मौका था कि जहां पे दाऊद की लोकेशन कंफर्म थी, लेकिन फिर भी इस जगह पे दाऊद को पकड़ने के लिए अगर कोई ऑपरेशन किया जाए तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे, और फेल होने पे इंडिया की जो इमेज थी उस पर बहुत बड़ा डेंट लगता। इसलिए इंडिया किसी भी तरीके से कमांडो ऑपरेशन से बच रही थी। अब यहां से अजीत डोभाल एक प्लान बनाते हैं। इन्होंने दाऊद इब्राहिम के दुश्मन छोटा राजन को रीच किया। छोटा राजन जो था वो पहले दाऊद इब्राहिम के ही गैंग का मेंबर था, लेकिन फिर इनमें लड़ाई हो जाती है। इनफैक्ट एक बार दाऊद इब्राहिम ने बैंकॉक में छोटा राजन पर अटैक भी करवाया था। तो ये सारी चीजें जो थी वो अजीत डोभाल को पता थी। तो वो छोटा राजन को अपने नेटवर्क का यूज करके रीच करते हैं और छोटा राजन को कन्विंस कर लेते हैं कि यहां पे साथ में मिलकर दाऊद इब्राहिम को मारा जा सकता है। छोटा राजन जो था वो मान जाता है इस चीज के लिए और बॉर्डर पार करवा के अपने गैंग के 2 शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को इंडिया भेजता है। इस ऑपरेशन के लिए अजीत डोभाल जो है वो इनकी ट्रेनिंग इंडिया की एक सीक्रेट लोकेशन पे करवाना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम बहुत ही कम था इस पूरे ऑपरेशन के लिए, लेकिन बहुत ही कम टाइम में अजीत डोभाल ने इनके नकली पासपोर्ट, दुबई की टिकट वगैरह सब अरेंज करा दिए गए थे। अब यहां पे एक दिक्कत आ जाती है। मुंबई पुलिस जो थी ये शूटर विकी मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को पहले से ही पकड़ने की कोशिश कर रही थी, और मुंबई पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर को अजीत डोभाल के इस ऑपरेशन के बारे में पता चल जाता है। कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि दाऊद इब्राहिम ने ही इस पर्टिकुलर चीज इन दोनों शूटरों के बारे में मुंबई पुलिस को बताया था ताकि इस चीज से निपटा जा सके। तो होता क्या है कि ये जो शूटर्स थे, दुबई भेजने से पहले अजीत डोभाल दिल्ली के एक होटल में इन शूटर्स को फाइनल ब्रीफ दे रहे थे कि जो वहां पे होटल होगा उसका लेआउट क्या है, बिल्डिंग कैसी होगी, कैसे एंटर करना है, मारना कैसे है दाऊद को, ये सारी चीजें समझा रहे थे। तो अजीत डोभाल दिल्ली के होटल में छोटा राजन के इन शूटरों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। इसी टाइम पे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डेप्यूटी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और IPS ऑफिसर मीरा बोरवानकर सेम होटल में पहुंच जाती हैं और कहते हैं कि विकी और फरीद यहाँ पे नेताओं को मारने आए हैं, ये तो पहले से ही मोस्ट वांटेड हैं, इसलिए इनको हमें अरेस्ट करना होगा। अब यहाँ से अजीत डोभाल और इन लोगों में बहुत बहसा-बहसी भी शुरू हो जाती है। अजीत डोभाल बहुत समझाने की कोशिश करते हैं इन्हें, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। अब अजीत डोभाल उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं थे, तो उनकी और नहीं चल पा रही थी। तो ये लोग इन शूटरों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और अजीत डोभाल के हाथ से जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी दाऊद को मारने की वो छूट जाती है। अजीत डोभाल ने अपने सीनियर्स को फोन करके इसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक ये लोग गिरफ्तार हो चुके थे और न्यूज वगैरह में सारी बात आ गई थी। अजीत डोभाल इतना गुस्सा हो गए थे जब ये लोग शूटरों को पकड़ के ले जा रहे थे, उन्होंने IPS मीरा बोरवानकर से कहा कि आई विल टीच यू अ लेसन। दाऊद इब्राहिम शुरू से ही अजीत डोभाल की हिट लिस्ट में रहे, उन्होंने अपने पूरे करियर में मल्टीपल टाइम ट्राई किया दाऊद को पकड़ने का, और आज की डेट में भी वो चाहते हैं कि इसको कैसे भी पकड़ ले। हालांकि अजीत डोभाल के जो क्रिटिक्स हैं उनका यह मानना है कि डोभाल जो है वो दाऊद इब्राहिम को इसलिए पकड़ना चाहते थे ताकि वो पावर में आ सके, इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देके अपना नाम बना सके। अब अजीत डोभाल की इस पर्टिकुलर टाइम पे तो पावर बहुत कम थी, लेकिन इन्होंने अपने और ऑप्शन जो है वो भी एक्सप्लोर करने स्टार्ट किए, और ऐसे एक्सप्लोर किए कि इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स बदल के रख दी, और तब से लेके आज तक ये पावरलेस नहीं हुए, अभी तक ही पावर में। तो होता क्या है कि इस इंसिडेंट के 2-3 साल बाद ही ईयर 2008 में गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी जी CM थे, और मोदी जी ने अजीत डोभाल को गुजरात में इन्वाइट किया कि यहां पे आके आप एक यूनिवर्सिटी खोलो इंटरनल सिक्योरिटी पुलिस साइंस से रिलेटेड, जिसमें ये सारे कोर्सेज भी हों। अजीत डोभाल गुजरात पहुंच जाते हैं और बोर्ड ऑफ गवर्नर बना के, जिसमें से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर ये खुद थे, तो ये सारी चीजें बना के अजीत डोभाल जो है वो रक्षा शक्ति नाम से एक यूनिवर्सिटी खोल देते हैं गुजरात के अंदर। और फिर इसके 1 साल बाद ईयर 2009 में अजीत डोभाल RSS के एकनाथ रानाडे से मिलते हैं। एकनाथ जो थे वो उस टाइम पे तमिलनाडु के अंदर विवेकानंदा केंद्र नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स को प्रमोट करती है, वो चलाते थे। तो अजीत डोभाल RSS के एकनाथ रानाडे की ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद केंद्र की मदद से विवेकानंदा इंटरनेशनल फाउंडेशन VIF खोलते हैं। इस थिंक टैंक का ऑब्जेक्टिव था नेशनल सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी और ग्लोबल अफेयर जैसी चीजों पे रिसर्च और एनालिसिस करके इंडिया को और स्ट्रांग और सिक्योर करा जाए। और ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी ये सेमिनार वगैरह करते थे। कई सेमिनार में तो इन्होंने कांग्रेस के मुद्दों पे भी सपोर्ट दिखाया, जैसे देवयानी खोबरागाड़े इंसिडेंट था, बांग्लादेश लैंड इशू था, इस पे भी सेमिनार किए इन्होंने। अब ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी इसकी एक और विंग थी
इंडिया फाउंडेशन नाम से। इसमें यंग लोग ज्यादा थे, जैसे राम महादेव, निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु। तो सेम ईयर यानी कि 2009 में अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल, जो सऊदी और यूएस में इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, ये इंडिया वापस आके इस इंडिया फाउंडेशन, ये जो थिंक टैंक बनाया था इन्होंने, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अब अभी तक तो सारी चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन पूरे इंडिया के अंदर न्यूज में आता है ईयर 2011 में। विवेकानंदा फाउंडेशन क्या करती है कि एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। इस रिपोर्ट का नाम था इंडियन ब्लैक मनी अब्रॉड इन सीक्रेट बैंक्स एंड टैक्स हेवन। अभी जो रिपोर्ट थी इन्होंने कांग्रेस को सबमिट नहीं की, बल्कि इनके ऑपोजिशन, उस समय बीजेपी ऑपोजिशन में थी, इनको सबमिट करते हैं। और फिर ये सबमिट करने के बाद ये लोग इससे रिलेटेड 2 सेमिनार करते हैं, जिसमें बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, सुब्रमण्यम स्वामी सब पहुंचते हैं। तो अभी भले ही सिचुएशन चेंज हो गई हो, लेकिन उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अन्ना हजारे, ये सब अजीत डोभाल के साथ में मिलकर सेमिनार करते थे। तो इसके बाद देश भर में ब्लैक मनी और करप्शन को लेकर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। तो कांग्रेस उस समय पावर में थी और ये जो विवेकानंदा फाउंडेशन थी, ये उनके लिए एक सरदर्द बन गई थी। तो कांग्रेस ने आईबी के थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्विलांस पे डाल दिया था और इस पर नजर रखती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसका कोई असर नहीं होता है। फिर अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल सब इसी करप्शन को लेकर अनशन पे बैठ जाते हैं और पूरे देश में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। कल जो मीडिया के साथियों के साथ बदसलूकी हुई, उसके बस 2 मिनट के लिए अपनी बात रखने आया। ये गड़बड़ी फैलाने से तो ये तो जनतंत्र नहीं है, जिसके बारे में हर किसी को ऑलरेडी पता ही है। ये इतना बड़ा मूवमेंट बन जाता है कि आगे चल के कांग्रेस की सरकार भी गिर जाती है और फिर बीजेपी पावर में आती है। और बीजेपी जब पावर में आती है तो नेशनल सिक्योरिटी की जो सबसे बड़ी पोस्ट है एनएसए की, वो मिलती है अजीत डोभाल को। और बाकी भी जो इस फाउंडेशन से रिलेटेड लोग थे, जैसे निर्मला सीतारमन, सुरेश प्रभु, इन सबको इंपॉर्टेंट पोजीशन मिलती है। अजीत डोभाल को एनएसए बनाया गया था तो उस पर बहुत हल्ला भी हुआ था, क्योंकि एमके नारायण का अगर एक्सेप्शन छोड़ दें तो जितने भी एनएसए बने हैं वो आईएफएस डोमेन से ही रहे हैं, लेकिन इसको साइड में करके भी अजीत डोभाल को एनएसए बनाया जाता है। और जैसे अजीत डोभाल एनएसए बनते हैं, तुरंत जून 2014 में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आ जाता है इनके सामने। इराक में 46 इंडियन नर्सेस फंस गई थी। अजीत डोभाल इराक में पहुंच जाते हैं, तुरंत इन नर्स को वापस लाने की पूरी प्लानिंग डिजाइन करते हैं। इनफैक्ट म्यांमार हो, उरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, यहां तक कि जो अभी आर्टिकल 370 तक है, हर ऑपरेशन में 2014 से लेकर अभी तक जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, अजीत डोभाल खुद प्लान करते हैं हर एक चीज। इंडिया की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज हो, अजीत डोभाल की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अजीत डोभाल के एनएसए बनने से एकदम नई अप्रोच आई। जनरली कोई भी कंट्री होती है वो अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेनली 3 स्ट्रेटेजी में से कोई एक फॉलो करती है, डिफेंसिव, डिफेंसिव ऑफेंसिव या फिर ऑफेंसिव। इंडिया ने मोस्टली इंडिपेंडेंस के बाद से डिफेंसिव स्ट्रेटेजी अपनाई है। इसमें क्या होता है, आर्मी, इंटेलिजेंस सब एक्टिव होते हुए भी बस अपने पर होने वाले जो अटैक होते हैं उसको रोकते हैं। लेकिन अजीत डोभाल ने इंडियन नेशनल सिक्योरिटी को थोड़ा सा शिफ्ट किया। इन्होंने डिफेंसिव ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी जो होती है वो रेकमेंड की, जिनके रिजल्ट पहले के कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे निकले, अटैक कम हुए। लेकिन ईयर 1998 से अभी तक, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तब से अजीत डोभाल के रिश्ते जो हैं वो कांग्रेस से बहुत खराब हुए और टाइम टू टाइम अजीत डोभाल के ऊपर और इनकी फैमिली के ऊपर एलिगेशन भी लगते रहे। तो इंडिया के बाहर दुश्मनों से लड़ने के साथ साथ अजीत डोभाल को अपनी और अपनी फैमिली के ऊपर लगे एलिगेशन से भी लड़ना होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अजीत डोभाल के जो बेटे थे शौर्य डोभाल, वापस आके इन्होंने इंडियन फाउंडेशन, इससे आके ये जुड़ गए थे। लेकिन साइड में ये अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी भी चलाते थे जिसका नाम टॉर्च इन्वेस्टमेंट था। इसको पहले जीज कैप भी बोलते थे। इसका हेडक्वार्टर जो है वो सिंगापुर में है। लेकिन इसको लेके भी दिक्कत खड़ी हो गई थी। ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, इसमें एक पाकिस्तानी जिसका नाम सैयद अली अब्बास था, वो को फाउंडर था इस कंपनी का। तो कांग्रेस ने इस पे कहा कि एक तरफ देश का एनएसए अजीत डोभाल आतंकियों को काउंटर करने के लिए ऑफिशियल पोस्ट पे है, दूसरी तरफ उनका बेटा एक पाकिस्तानी के साथ बिजनेस कर रहा है, तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है ये। और बात यहां भी नहीं खत्म होती है। ये जो इंडिया फाउंडेशन थी, ये टाइम टू टाइम सेमिनार करती थी और इसके जो स्पॉन्सर थे वो फॉरेन कंट्रीज की डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज थी, जैसे बोइंग, इजराइल की मगल सिक्योरिटी सिस्टम लिमिटेड। तो इसको लेके भी अजीत डोभाल इनके बेटे को घेरा गया कि ये सिक्योरिटी रिलेटेड कंपनियां इनको क्यों स्पॉन्सर करेंगी, बिना किसी फायदे के तो ये करेंगी नहीं। तो इसका लिंक भी अजीत डोभाल और इनके बेटे से जोड़ा गया कि इन कंपनीज को फेवर किया जा रहा है, गिव एंड टेक रिलेशनशिप चल रहा है। अब यहां तक भी ठीक था, लेकिन अजीत डोभाल की असली दिक्कतें तब शुरू होती हैं जब कांग्रेस के जयराम नरेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अजीत डोभाल के दूसरे बेटे विवेक डोभाल ने जिस दिन नोटबंदी हुई उसके 13 दिन बाद केमैन आइलैंड, जहां टैक्स की कोई रोक टोक नहीं होती, वहां जाके GNY एशिया हेज फंड स्टार्ट कर दिया और इसका जो लिंक है वो पूरी तरीके से नोटबंदी से एस्टेब्लिश कर दिया। और ये जो सारी चीजें हैं ये कैरावन मैगजीन में भी छपी। और जब पानी सर से ऊपर हो गया तो अजीत डोभाल ने जयराम नरेश और कैरावन मैगजीन के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस कर दिया। और जब ये केस कोर्ट में जाता है तो कांग्रेस के जयराम रमेश को अजीत डोभाल
डोभाल के बेटे विवेक डोभाल से माफी मांगनी पड़ती है और विवेक डोभाल रिटर्न में भी माफी लेते हैं। ये उस माफी की कॉपी है। तो देखिए, अजीत डोभाल की जो लाइफ है वो किसी फिल्म स्टोरी से कम नहीं है। और चाहे देश के बाहर लड़ना हो या अंदर लड़ना हो और 3 बार एनएसए बन के पावर अपने हाथ में रखना हो, इनको कैबिनेट मिनिस्टर तक की रैंक दी गई है। और यही रीजन है कि इनको देश के अंदर लोग असली चाणक्य कहते हैं, क्योंकि ये पहले ऐसे एनएसए हैं जिनके हाथ में इतनी पावर रही, इतने बड़े बड़े लोग इनके पीछे पड़े, लेकिन पावर इनके हाथ से कोई खींच नहीं पाया। और जब गवर्नमेंट तक इनके हिसाब से नहीं रही तो वो गवर्नमेंट ही पावर में नहीं।